बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है शास्त्रार्थ। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की एक मांग आ रही थी, एक डिमांड आ रही थी कि सर कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करिए जो कि उनके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीयूईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके लिए बहुत यूजफुल हो। तो उसी के ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसका पहला पार्ट अपलोड किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ये पूरा चैप्टर 4 भागों में बटा हुआ है। इंट्रोडक्शन, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड अप्रोचेस ऑफ ए ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन, ह्यूमन ज्योग्राफी और थोड़ा पार्ट नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का खत्म कर सके। ये दोनों पार्ट इस चैप्टर के सबसे बड़े पार्ट है। चैप्टर का 80% पार्ट इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड है। हम चैप्टर को डिस्कस करते समय ये भी ध्यान देंगे कि किस तरह से सीयूईटी में इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि अगर कोई डेट दी हुई है या फिर कोई ईयर का मेंशन किया हुआ है तो इस तरह के सवाल सीयूईटी में पूछ लिए जाते हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सवाल आपके ज्यादातर एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो हमारे चैप्टर में 4 पॉइंट थे और 4 में से सबसे पहला टॉपिक था, ये टॉपिक था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पूछा जाता है? देखिए, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत इजी है, बहुत जटिल नहीं बनाना है। कई बार बच्चे चैप्टर की लैंग्वेज में फंस करके असली सेंस भूल जाते हैं, चैप्टर कहना क्या चाहता है। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा है, ठीक है ना। चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि इट इज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, ये एक मुक्त विषय है, यानी कि एक स्वतंत्र विषय है। किस बारे में बात करता है ये विषय? ये विषय बात करता है स्पेस, अर्थ एंड इट्स फेनोमेनन, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी प्लस देयर इंटरेक्शन एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इन दोनों के आपसी संबंध के बारे में बात करता है। इट मीन्स इट इज ए इंटर रिलेशनशिप। ओके, फिर ये 3 आधारों पर इस चैप्टर की डिस्कशन हमने देखी है, देखेंगे इंट्रोडक्शन में। पहला, ये एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है, यानी कि ये एक संपूर्णता लिया हुआ सब्जेक्ट है, यानी कि अपने आप में पूरा है ये सब्जेक्ट, पहला। दूसरा, ये एक अनुभव से पैदा होने वाले एक्सपीरियंस के आधार पर अपने सिद्धांतों को गढ़ता है। कहने का मतलब कि ये इंपीरिकल भी है। और तीसरा, ये एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है, यानी कि क्या है? प्रैक्टिकल है, यानी कि आप इसको अप्लाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के बारे में बात करता है, जो कि वेरियस एलिमेंट्स और उनके सब एलिमेंट से बने हैं, यानी कि वेरियस फील्ड्स एंड सब फील्ड से बने हुए हैं, ठीक है ना। इसके बारे में बात करता है। और बात करता है ये ऑब्जर्व्ड डाटा और फेनोमेनन के बारे में। ये ऑब्जर्व्ड डाटा और फेनोमेनन जो ह्यूमन ज्योग्राफी में होंगे, ये आपके अप्लाइड फैक्ट होंगे, यानी कि ये वो फैक्ट होंगे जिसके आधार पर जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसे अप्लाई कर सके अपने थ्योरी को चेक करने के लिए या अपने सब्जेक्ट की करेक्टनेस को चेक करने के लिए। ओके, फिर ये सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? डिफरेंट सब्जेक्ट्स आएंगे, डिफरेंट मैटर्स एंड डिफरेंट फील्ड से भी ये डील करेगा। तो यानी कि इसके अंदर कई अलग अलग विषय वस्तु से मिल करके ये बना होगा। और यहां पर डुअलिज्म की बात की जाएगी। एक्चुअली ये डुअलिज्म क्या है, यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। डुअलिज्म में बेसिकली 2 चीजें हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है भौतिक भूगोल, यानी कि आसपास के इन्वायरमेंट और धरती के ऊपर बनी हुई चीजों के साथ मानव का संबंध कैसा है, इसके बारे में। ओके,
अब हमने क्या कहा, ये इंटर रिलेशन बताता है फिजिकल ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी में। एक्चुअली में ये फिजिकल ज्योग्राफी के भी अंदर कई चीजें होंगी और ह्यूमन ज्योग्राफी के भी अंदर कई चीजें होंगी। तो एक्चुअली में इंटर रिलेशन है किस किस चीजों का, वो देखते हैं। देखिए, ये ज्योग्राफी की वो ब्रांच है जो कि बात करती है, जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल वर्ल्ड, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र का कुछ अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन वो, और ह्यूमन फेनोमेनन का, और हम पढ़ते हैं इसमें सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस को और वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इन सबका आपस में गुथा हुआ एक संबंध है और यही कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसमें कल्चर भी इंक्लूड होगा, इकोनॉमी भी इंक्लूड होगी और पॉपुलेशन भी इंक्लूड होगा, प्लस लोगों का सेटलमेंट कैसा है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। लोगों का सेटलमेंट रूरल में कैसा है और लोगों का सेटलमेंट अर्बन में कैसा है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर ये इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं स्टडीइंग द ह्यूमन इन्वायरमेंट, एक्टिविटीज एंड रिलेशन विद द नेचुरल इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट है उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके साथ संबंध कैसा है और इस संबंध से क्या क्या चीजें पैदा होती हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारे ज्योग्राफर हुए हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। आपके किताब में 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है। सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल आप रट लीजिए। द डेफिनेशन गिवन बाय रेडजेल एंड द डेफिनेशन विच इज गिवन बाय एलएनसी सैम्पल। अब रेडजेल के अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। धरती की सतह का मानव समाज के साथ क्या संबंध स्थापित होता है, इसी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी को ही रेडजेल की डेफिनेशन के अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी कहा गया है। ठीक है ना? क्या कहा मैंने कहा धरती की सतह के साथ मानव समाज का जो संबंध स्थापित होगा उसका एक सिस्टमैटिक अध्ययन, ये कहलाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी की परिभाषा, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रेडजेल। आपको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो कुछ टर्म्स इसके इंपॉर्टेंट है, जैसे सिस्टमैटिक स्टडी, जैसे रिलेशनशिप, ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। अगली डेफिनेशन कौन सी है? अगली डेफिनेशन दी थी एलएनसी सैम्पल ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। देखिए, इनके अनुसार जो परिभाषा बताई गई उसमें यह कहा गया धरती भी निरंतर बदलाव करती रहती है और मनुष्य का भी नेचर या स्वभाव निरंतर बदलता रहता है और समय समय पर इनके संबंध, इन दोनों में होने वाले बदलाव के कारण संबंध भी निरंतर बदलते रहते हैं। तो इसी को इन्होंने डेफिनेशन कहा ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो क्या है ये? रिलेशनशिप है एक अनरेस्टिंग मैन की, मतलब कि उस इंसान की जो कि रुक नहीं रहा है। किसके साथ रिलेशनशिप है? अनस्टेबल अर्थ के साथ, यानी कि उस धरती के साथ जो कि खुद भी नहीं रुक रही, बदलती रह रही है, उसके साथ। ये हो जाएगी आपकी
एलन सैंपल की डेफिनेशन, इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट होंगे रिलेशनशिप, अनरेस्टिंगमेंट, अनस्टेबल अर्थ और स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। एक्चुअली इट इज चेंजिंग रिलेशनशिप। तीसरी डेफिनेशन है पॉल वाइडल दे ला ब्लांचे। देखिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट तो खैर एनसीईआरटी की सभी डेफिनेशन होती हैं, लेकिन इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं इट इज द रिजल्ट कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड रिलेशन बिटवीन द लिविंग बीइंग्स व्हिच इनहैबिटेड इट। कहने का मतलब है कि ये भी एक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उन सिद्धांतों की रिलेशनशिप है ये जो कि हमारे धरती के ऊपर रूल इंप्लीमेंट करके इसको चलाती है और संबंध बनाती हैं जो इंसान इस पे रह रहे हैं उनके साथ। अब आपने सुना होगा मेटाफोर के बारे में बात की गई है। क्या कहा गया है, मेटाफोर का मतलब होता है रूपांतरण कर देना या रूपित करना किसी चीज को। तो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में दोनों की रिलेशनशिप तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक की रिलेशनशिप बगैर दूसरे के स्टडी नहीं की जा सकती, उसी तरह से दूसरे की रिलेशनशिप पहले के बगैर स्टडी नहीं की जा सकती। इस चीज पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसीलिए हम इनको अच्छा इनका पता कैसे चलता है, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो यहां पर आपको मेटाफोर्स दिखाई देंगे। मेटाफोर्स इनका मतलब होता है रूपक। जैसे कभी कभी हम नेचुरल चीजों को बताने के लिए मानव प्रकृति या मानव स्वभाव जैसा एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे अगर हमें कहना होता है नदी, तो हम कहते हैं नदी का मुख। क्या नदी का मुख होता है? नहीं होता। लेकिन हम क्या कहते हैं, माउथ ऑफ द रिवर, जहां पर रिवर डेल्टा या एस्चुरी बनाती होगी। वैसे ही हम कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, वैसे ही हम कहते हैं फेस ऑफ द अर्थ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटाफोर दिए हुए हैं, जैसे फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की आंख, माउथ ऑफ द रिवर, नदी का मुख, स्नोट ऑफ द ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर की मतलब चरम बिंदु या नाक, और नेक ऑफ द इस्थमस, इस्थमस का नेक गर्दन, या फिर प्रोफाइल ऑफ सॉइल। इनसे हमें पता चलता है कि मेटाफोर इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है जिसकी हेल्प ली जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी को समझने के लिए। इसका एग्जांपल केवल इन्हीं से नहीं मिलता। एक बहुत फेमस ज्योग्राफर हुए हैं जर्मनी के, उन्होंने क्या कहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का शब्द का इस्तेमाल किया गया है गांव और कस्बों के लिए। उन्होंने कहा है विलेज को और टाउन को हम एक ऑर्गेनिज्म की तरह देख सकते हैं। कैसा ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। तो वहां भी उन्होंने एक तरीके से रूपक की तरह इसका इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल एक मेटाफोर की तरह किया है। उसी तरह से रेलवे, रोड और वाटरवेज को भी एक तरीके से आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन की तरह संबोधित किया गया है। ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने कहा अपने आप में सेपरेट करके नहीं पढ़ी जा सकती। ह्यूमन को ज्योग्राफी के साथ सेपरेट करके दोनों का रिलेशन नहीं देखा जा सकता। ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसीलिए नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक जटिल व्यवस्था है, एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। ठीक है, और ये क्या बताती है, ये सारे ही नेचुरल एलिमेंट्स का संबंध बताती है ह्यूमन मेड एलिमेंट्स के साथ। तो बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे ह्यूमन मेड एलिमेंट्स हैं, और इन सभी का सभी के साथ संबंध ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाता है। इसके बाद ये इंटर रिलेशनशिप है फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट की, और ये ह्यूमन के ऑल थिंग्स जो भी ह्यूमन ने यूज किया है या बनाता है उन सभी को ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेस की मदद से बनाता है। ये बात भी ह्यूमन ज्योग्राफी में कही गई है। ह्यूमन ज्योग्राफी के इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया हुआ है,
वो डायग्राम हो सकता है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो बोर्ड है, डायग्राम है पीरियड्स का। अलग अलग समय में ज्योग्राफर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन ज्योग्राफी की या ह्यूमन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बदलती गई है। क्या बदलती गई है? देखिए, शुरुआत में अर्ली कॉलोनियल पीरियड के समय ये एक एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन के वजह से विकसित होने वाला सब्जेक्ट बना, यानी कि खोज और अन्वेषण की महत्वता इतनी बढ़ गई कि उसकी वजह से ज्योग्राफी के नए नए कॉन्सेप्ट ड्रॉ हुए। फिर इसके बाद जब लेटर कॉलोनियल पीरियड आया तो वहां पर कुछ डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। उस डेवलपमेंट की वजह से हमने प्रादेशिक विश्लेषण के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। प्रादेशिक विश्लेषण क्या है? रीजनल एनालिसिस ज्यादा की गई, न कि आपका ब्रॉड स्टडी। कोई विशेष जगह है तो वो किसी दूसरी विशेष जगह से किस तरह से डिफरेंट है, इसके ऊपर ह्यूमन का, ज्योग्राफर का इंटरेस्ट बदला। ठीक है। फिर तीसरा चरण जो आया वो 1930s में चला। ये वो समय था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा पीरियड खत्म होने तक रहा। ओके, इसमें क्या हुआ? एरियल डिफरेंशिएशन, यानी कि क्षेत्रीय विभेदन। कहने का मतलब एक क्षेत्र में क्या चीज है जिसकी वजह से वो दूसरे क्षेत्र से डिफरेंट है, अंतर रखती है, इसके ऊपर स्टडी की गई। फिर इसके बाद तीसरा चरण आया, वो कहलाया लेट 1950s टू लेट 1960s। इसमें स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्थानीय संगठनों के ऊपर विशेष बल दिया गया कि किसी जगह पर किसी चीज को समझने के लिए उस जगह के विशेष संगठन क्या होंगे, इस तरह की चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान गया। फिर इसके बाद आपका 1970s वाला समय आता है। यहां पर एमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स का उदय हुआ। ये क्या है? देखिए, मानववादी, व्यवहारवादी और आमूलवादी सिद्धांतों या विचारधाराओं का उदय होता है। कुछ लोग थे जो मानववादी बन करके मानववादी विचारधारा से ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेशन का आकलन करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो व्यवहारवादी होकर के इसका आकलन करते थे। कुछ ऐसे थे जो अमूलवादी होकर के इस विचारधारा का उदय किया या उसका आकलन किया। फिर इसके बाद लास्ट वाला एनालिसिस आता है, दैट इज 1990s। अब देखिए क्या है कि हमारा लगभग ठीक ठाक डेवलपमेंट हो चुका है। हमने कंप्यूटर भी बना लिया है और ऐसी मशीनें भी बना ली हैं जो कि एक तरीके से हमें ज्योग्राफी की स्टडी में मदद करती हैं। उन चीजों को समझने के लिए फिर हमने पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, इस सिद्धांत का ज्यादा प्रारूप देखा। यानी कि हमने यहाँ पर जो कि मशीनों द्वारा ऐसी चीजों का विकसित हुआ जिसे हम पढ़ सकते थे, वो पढ़ सके। होता क्या है कि जब हम इन सभी 6 पार्ट का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है एक एवोल्यूशन हुआ है जो कि ज्योग्राफर्स ने या ज्योग्राफी की सब्जेक्ट में अलग अलग समय काल में अलग अलग चीजों का आविष्कार होने के कारण उनके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ज्योग्राफी के नए नए दरवाजे खुले हैं, नए नए ब्रांचेस खुले हैं। आज के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम आगे वाले पार्ट बी में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।